नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं ईपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरू करते हैं आज की हिंदी बुलेटिन की हेडलाइन से। एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग दक्षिण मध्य रेलवे परियोजना के लिए L1 बोलीदाता के रूप में उभरी। ओडिशा में जयपुर मालकानगिरी रेल लाइन परियोजना के कार्यों के लिए बोलियां की गई आमंत्रित। वित्त लागत में वृद्धि के कारण घाटे में चल रही कंपनी। भारत के प्रमुख इंफ्रा सेक्टर ने 14 महीनों में सबसे धीमी वृद्धि की दर्ज। शुद्ध लाभ 32.49% बढ़कर हुआ 187.42 करोड़। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप में बुनियादी ढांचे पर दिया जोर। केईसी इंटरनेशनल Q3 का शुद्ध लाभ बढ़कर हुआ 97 करोड़। केईसी इंटरनेशनल अधिक सौर ईपीसी परियोजनाओं पर नजर रख रहा है क्योंकि ठेकेदारों के लिए कम हो गया है जोखिम। पीडब्ल्यूडी पांडु कॉलेज 2024 के निर्माण और उन्नयन के लिए निविदा आमंत्रित करता है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने नवोन्मेषी सौर प्रौद्योगिकी के एशिया के सबसे बड़े चाय बागान को किया रोशन। पीएम मोदी ने असम में 11,600 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा पहल की किया उद्घाटन। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का शुद्ध लाभ 2 गुना बढ़कर हुआ 254 करोड़। नागरिक निकाय अपने स्कूलों को बुनियादी ढांचे को देगा बढ़ावा। केंद्रीय बजट 2024 से 25 में फोकस में बुनियादी ढांचा आवंटन और आर्थिक गलियारे। चाबहार बंदरगाह परियोजना को विदेश मंत्रालय के कुल परिव्यय में मिले 100 करोड़। शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। सिविल निर्माण कंपनी ने बुधवार को घोषणा की कि उसे ईपीसी मोड के तहत 440 करोड़ रुपए की दक्षिण मध्य रेलवे परियोजना के लिए सबसे कम बोली लगाने वाला L1 घोषित किया गया है। परियोजना के दायरे में करंजगांव स्टेशन सहित और औरंगाबाद स्टेशन के बीच ट्रैक का दोहरीकरण, साथ ही दक्षिण मध्य रेलवे के नांदेड़ डिवीजन में औरंगाबाद अंकई दोहरीकरण परियोजना के संबंध में विद्युतीकरण और सिग्नलिंग कार्य शामिल है। दक्षिण मध्य रेलवे की परियोजना की अनुमानित लागत 439.59 करोड़ है और कंपनी की बोली परियोजना लागत 447.11 करोड़ है। परियोजना की निर्माण अवधि 30 महीने की है। एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग एक निश्चित राशि टर्न के आधार पर इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण ईपीसी सेवाएं प्रदान करती है और सड़क निर्माण क्षेत्र में सिविल निर्माण और संबंधित बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू करती है। ईस्ट कोस्ट रेलवे ईसीआर ने ईपीसी मोड पर वॉल्टियर डिवीजन में ओडिशा में जयपुर मलकानगिरी नई रेलवे लाइन परियोजना के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। कार्य के दायरे में जयपुर सीएसबी से 0.85 किलोमीटर के बीच 41.5 किलोमीटर तक एक नई बीजी रेलवे लाइन का निर्माण शामिल है, जिसमें तटबंध, कटिंग, ब्लैंकेटिंग, छोटे पुल, प्रमुख पुल, सड़क, ओवर ब्रिज, आरओबी, सड़क के नीचे पुल बनाने में मिट्टी का काम शामिल है। सुरक्षा कार्य, पी वे ट्रैक कार्य, ट्रैक गिट्टी की आपूर्ति, ओएचई नींव प्लेटफॉर्मों का निर्माण, स्टेशन भवन, सेवा भवन, एसपी एसएसपी भवन और आवासीय भवन और अन्य कार्य की अनुमानित लागत 641.52 करोड़ है और इसे पूरा करने की अवधि 24 महीने निर्धारित है। जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रा ने बुधवार को कहा कि वित्त लागत में वृद्धि के कारण उच्च राजस्व की भरपाई होने से उसे तिमाही शुद्ध घाटा हुआ है। दिल्ली में भारत के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के संचालक ने अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में 486 करोड़ का घाटा दर्ज किया है, जो एक साल पहले 106 करोड़ रुपए था। राजस्व 26% बढ़कर 2,227 करोड़ हो गया, लेकिन वित्त लागत 45% बढ़कर 857 करोड़ हो गई है।
अपने आय विवरण में एक नोट में जीएमआर ने कहा कि लागत में एयरपोर्ट्स डी पेरिस को जारी किए गए विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड के कारण दिसंबर तिमाही के लिए 65.04 करोड़ का विदेशी मुद्रा हानि शामिल है। 8 प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों का उत्पादन, जो भारत के औद्योगिक उत्पादन का 2/5वां हिस्सा है, दिसंबर में 3.8% बढ़ गया, जो 14 महीनों में सबसे धीमी मासिक गति है। नवीनतम कोर सेक्टर डेटा से पता चलता है कि कोयले ने दिसंबर में उत्पादन में दोहरे अंक की वृद्धि के साथ मुख्य उद्योगों के उत्पादन का समर्थन किया, जबकि कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट आई। हालांकि कोयला उत्पादन वृद्धि मई के बाद सबसे धीमी रही। बुधवार को जारी वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि इस्पात, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, सीमेंट और उर्वरक क्षेत्रों ने एकल अंक के उत्पादन वृद्धि दर्ज की है। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड ने बुधवार को दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही के लिए अपने समेकित शुद्ध लाभ में 32.49% की वृद्धि के साथ 187.42 करोड़ की वृद्धि दर्ज की। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स ने बीएसई फाइलिंग में कहा कि कंपनी ने एक साल पहले की तिमाही के दौरान 141.35 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया था। अक्टूबर से दिसंबर तक 2023 के दौरान इसकी कुल आय एक साल पहले के 1570 करोड़ से बढ़कर 2077 करोड़ हो गई। कंपनी का खर्च 1351 करोड़ से बढ़कर 1783 करोड़ हो गया। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि उसके निजी इनबिट सहयोगी को मध्य प्रदेश और राजस्थान में टीओटी 12 और टीओटी 13 परियोजनाएं सौंपी गई हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि लक्षद्वीप सहित द्वीपों के लिए बंदरगाह कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की परियोजनाओं का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने बजट 2024 पेश करते हुए कहा कि घरेलू पर्यटन के उत्साह को संबोधित करने के लिए लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीपों पर बंदरगाह कनेक्टिविटी, पर्यटन, बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि पर्यटन में जबरदस्त अवसर हैं और सरकार विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का विकास करेगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आगे ये भी कहा कि भारतीय मध्यम वर्ग भी अब यात्रा करने और अन्वेषण करने की इच्छा रखता है। इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण कंपनी केईसी इंटरनेशनल ने मंगलवार को दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही में अपने समेकित शुद्ध लाभ में कई गुना वृद्धि दर्ज की है, जो उच्च आय के कारण 96.87 करोड़ था। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि पिछले वित्त वर्ष की अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के दौरान उसने 17.60 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। कंपनी की कुल आय एक साल पहले की तिमाही में 4,376.34 करोड़ से बढ़कर 5,032.70 करोड़ हो गई। पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में खर्च 4,364.91 करोड़ के मुकाबले 4,911.98 करोड़ रुपए रहा। इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण प्रमुख केईसी इंटरनेशनल का लक्ष्य 2024 से 25 में सौर फोटोवोल्टिक पीवी सेगमेंट में अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करता है, क्योंकि इन परियोजनाओं के लिए ठेकेदारों पर लागू निर्माण जोखिम कम हो गया है। केईसी इंटरनेशनल के एमडी और सीईओ विमल केजरीवाल ने बताया कि मनी कंट्रोल, हमने सौर पीवी खंड में अपना पोर्टफोलियो कम कर दिया था, क्योंकि डेवलपर्स अतीत में ठेकेदारों को बहुत अधिक जोखिम दे रहे थे। लेकिन अब ये स्थिति बदल गई है। हम भारत में 500 मेगावाट का सौर पीवी बिजली संयंत्र बना रहे हैं और आगे चलकर और अधिक पर विचार करेंगे। ऐसी परियोजनाएं केजरीवाल ने आगे कहा कि उन्होंने सौर पैनलों के लिए शुल्क में बदलाव और इसके परिणाम स्वरूप पैनलों के आयात में कठिनाइयों के कारण भारत में पैनलों की कीमतें बढ़ गई थी, लेकिन अब पैनल की कीमतें फिर से स्थिर हो गई हैं। कंपनी इस सेगमेंट में अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने का विचार करेगी। सेंटिनल पांडु कॉलेज के निर्माण और उन्नयन के लिए निविदा और लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रकाशित अन्य ऑनलाइन निविदा सूचनाओं पर नवीनतम अपडेट प्रदान करता है। सेंटिनल एक ऑनलाइन निविदा वेबसाइट है जो पांडु कॉलेज के निर्माण और उन्नयन के लिए निविदा और सार्वजनिक निर्माण विभाग से खुली निविदा, सार्वजनिक निविदा, ऑनलाइन निविदा,
जैसे अन्य खरीद नोटिस प्रकारों तक असीमित आजीवन निशुल्क पहुंच प्रदान करती है। लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी सरकारी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसलिए सड़कों, पुलों और सभी संबंधित नागरिक परियोजनाओं का निर्माण व्यवस्थित होना चाहिए। इसलिए लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी इन सरकारी परियोजनाओं को संभालने वाला संगठन है। ये परियोजनाएं महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये देश के विकास में मदद करती हैं। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने एशिया के सबसे बड़े चाय एस्टेट चैंगमारी टी एस्टेट में 1040 किलोवाट का बिफेशियल सोलर सिस्टम परियोजना सफलतापूर्वक शुरू की है। ये परियोजना पूर्वी भारत में ऑन ग्राउंड बाइफेशियल मॉड्यूल की पहली तैनाती है। 3.5 महीनों तक चुनौतीपूर्ण मानसून स्थितियों का सामना करने के बावजूद परियोजना, जिसमें लगभग 1900 मॉड्यूल स्थापित करना शामिल था, 6 महीने की समय सीमा के भीतर पूरा हो गया है। इससे सालाना लगभग 1.5 MU ऊर्जा उत्पन्न होने का अनुमान है। हाल के उद्घाटन समारोह में, जिसमें लगभग 100 चाय बागान श्रमिकों और मालिकों ने भाग लिया, इस क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा प्रथाओं के प्रति TPREL के समर्पण पर प्रकाश डाला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को असम में कुल 11,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। अनावरण समारोह गुवाहाटी के खानापारा में वेटरनरी कॉलेज खेल के मैदान में हुआ, जहां राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित कई बुनियादी ढांचा पहलों का खुलासा किया गया। उल्लेखनीय परियोजनाओं में कामाख्या मंदिर गलियारा 498 करोड़, गुवाहाटी में नई हवाई अड्डे के टर्मिनल को जोड़ने वाली 6 लेन की सड़क 398 करोड़ की और नेहरू स्टेडियम को फीफा मानकों के अनुरूप उन्नयन में 831 करोड़ और एक नया निर्माण शामिल था। चंद्रपुर में खेल परिसर में 300 करोड़। प्रधानमंत्री मोदी ने असोम माला सड़कों के दूसरे चरण की शुरुआत भी की, जिसमें 38 कंक्रीट पुलों के साथ 43 सड़कों का उन्नयन और निर्माण शामिल है, जिसमें कुल 3,444 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर ने शुक्रवार को उच्च आय के कारण इस वित्त वर्ष के अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में अपने समेकित शुद्ध लाभों में 2 गुना से अधिक की वृद्धि के साथ 253.57 करोड़ की वृद्धि दर्ज की है। देश के दूसरे सबसे बड़े निजी बंदरगाह ऑपरेटर ने 2022 से 23 की अक्टूबर से दिसंबर अवधि के दौरान 116.38 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया। तीसरी तिमाही में कुल आय 1 साल पहले की तिमाही के 842.02 करोड़ से बढ़कर 1018.30 करोड़ हो गई। तीसरी तिमाही में इसका खर्च 711.25 करोड़ रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में 734.41 करोड़ था। एक अलग बयान में कंपनी ने कहा कि उसने 28.1 मिलियन टन के कार्गो वॉल्यूम को संभाला, जो साल दर साल 17% की वृद्धि दर्ज करता है। नागरिक निकाय आगामी स्थानीय निकाय बजट में स्कूल के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने की योजना बना रहा है। निगम के एक अधिकारी ने कहा कि उन्होंने पहले ही परियोजनाओं में शामिल लागत का अनुमान लगा लिया है और धन के लिए सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है, जो राज्य के अधिकारियों के विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि वो सभी निगम संचालित स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड लगाने की योजना बना रहे हैं। निगम ने अपने पिछले बजट में स्कूलों में नए कंप्यूटर लगाने के लिए 1 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, लेकिन किसी भी विद्यालय को कंप्यूटर नहीं मिला। इस पर टिप्पणी करते हुए निगम शिक्षा समिति के अध्यक्ष एन मलाथी ने कहा कि अतिरिक्त क्षेत्रों में स्कूलों का अधिग्रहण पूरा करने के लिए इस पहल को रोक कर रखा गया था। अब जब हमारे पास सभी स्कूल हैं, तो हम कंप्यूटर के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता वाले स्कूलों को शॉर्टलिस्ट करेंगे और तदनुसार वितरण शुरू करेंगे। जैसा कि अनुमान लगाया गया था कि अंतरिम बजट में कोई बड़ी घोषणा या आश्चर्य नहीं था, फिर भी ये प्रभावी रूप से लोकसभा चुनाव के बाद आगामी आम बजट के लिए आधार तैयार करता है। लेखानुदान के कारण से पहचाने गए उनके संक्षिप्त भाषण में दृश्यता परिणामों पर निरंतर जोर देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो ज्यादातर प्रकृति में बुनियादी ढांचे से संबंधित है। अपने बजट संबोधन के दौरान वित्त मंत्री ने प्राथमिकता वाले प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डाला,
विशेष रूप से आगामी वर्ष के लिए बुनियादी ढांचे के व्यय में 11.11% की वृद्धि पर जोर दिया गया, जो कि 11,11,111 करोड़ रुपए है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% है। विदेश मंत्रालय MEA को गुरुवार को केंद्रीय बजट में वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए कुल 22,154 करोड़ आवंटित किए गए, जबकि पिछले साल का परिव्यय 18,050 करोड़ रुपए था। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के अनुरूप 2,068 करोड़ रुपए का आवंटन के साथ सहायता पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा भूटान को दिया गया है। 2023 से 24 में हिमालय राष्ट्र के लिए विकास परिव्यय 2,400 करोड़ था। ईरान के साथ कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर भारत के फोकस को रेखांकित करते हुए चाबहार बंदरगाह के लिए आवंटन भी 100 करोड़ रुपए पर बनाए रखा गया है। बजट दस्तावेजों के अनुसार मालदीव को विकास सहायता पिछले साल के 770 करोड़ रुपए के मुकाबले 600 करोड़ रुपए रखी गई है।